इंड एएस यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, AS1, AS33 और AS16 तीन आपके सिलेबस में, 1, 16, 33 तीन आपके सिलेबस में, तो तीनों का आपको नेम और नंबर याद रहना चाहिए। इंड AS1 क्या बोलता है? ये आपको फ्रेमवर्क बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रेजेंटेशन का। सो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंड AS1 कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे हम आपका बुक से ये नोट्स उठाए और हम इसको एग्जैक्टली पूरा का पूरा 2 पेज में डाल दिया एक एक एएस को, क्योंकि बुक में हम टोटल देखा था तीनों एएस मिला के 15-16 पेज कुछ है, हम उसको 4-5 पेज में नोट्स में ला दिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मीनिंग, सिस्टम ऑफ आइडियाज एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट लीड टू कंसिस्टेंट सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली इन अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स काम क्या करते हैं यही बता रहे हैं। ये आपको बता रहे हैं कि ये एक आइडिया बना के देता है, आपको मेन ऑब्जेक्टिव सेट करके देता है कि आपका अकाउंट्स का रूल्स में कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, हर साल अकाउंट सेम कैसे बने। जैसे हम लोग फॉर्मेट जानते हैं, इसीलिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट्स होता है, तो वो फॉर्मेट वगैरह आपको इंड एएस वगैरह से मिल जाता है, कंपनीज एक्ट में मिलता है वैसे, लेकिन उसको रूल फॉलो करने का जो रूल है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देता है। तो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इंड एएस 1 आपको ये बता रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में होता क्या है। रीजन, हम लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों बनाने पड़े, ताकि सेटिंग मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे बने थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए। अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने, ताकि अलग अलग बातों पे अलग अलग आपको रिकमेंडेशन, एक्चुअली में ये रूल्स नहीं है, ये रिकमेंडेशंस है कि आपको ऐसे करना चाहिए अकाउंट्स में। तो इसका मेन रीजन था सेटिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रिजॉल्विंग अकाउंटिंग डिस्प्यूट्स। बहुत जगह बहुत डिस्प्यूट है, हम डिप्रिसिएशन में एसएलएम फॉलो करें कि डब्ल्यूडीवी फॉलो करें, दोनों में क्या एक, दोनों में भी कौन सा बेटर है, इन सब बातों पे हाईलाइट, इन सब का एडवांटेज डिसएडवांटेज बताते हुए आपको बताया गया। जैसे अर्निंग, अगला ही एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, वो अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कैसे करना चाहिए वो आपको बताया। तो जो भी डिस्प्यूट्स थे उनको सेटल किया, और फॉलोइंग ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, और सब कोई एक प्रिंसिपल फॉलो करे, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए। तो हम लोग पढ़े 3 रीजंस ये स्टैंडर्ड्स क्यों बने, स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, और आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देने के लिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव, ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा डिस्क्राइब करता है, ये आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है, ये आपका फाइनेंशियल पोजीशन बताता है मतलब बैलेंस शीट से, ये आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है पीएल से, और ये आपको कैश फ्लो देता है। ये तीनों चीजें जो बनाना हम लोग सीखे, बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, ये सब आया कहाँ से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव ये था। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ते हैं पहले। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? प्रिपेयर रिपोर्ट टेलर्ड टू पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नीडेड। ऐसा रिपोर्ट बनाओ जो एकदम टेलर मेड हो। टेलर मेड मतलब देखो, एक होता है रेडीमेड, एक होता है टेलर मेड। रेडीमेड का मतलब जो आप शर्ट बना हुआ वही खरीद के लेके आ गए, टेलर मेड मतलब अपने हिसाब से बनवाते हो। तो यहां पर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही है, आप रिपोर्ट बनाते हो थोड़ा अपने हिसाब से, कुछ एक इंफॉर्मेशन को देते हुए। जैसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी, कैपिटल, नॉन करेंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ, उसमें आप अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन डालते हो। तो ये पहला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, वो रिपोर्ट्स जो आप बनाते हो, इंफॉर्मेशन अपने हिसाब से देते हो। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं? सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट में इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। ये गाइडलाइन है, देखो हम पहले ही बोले थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गाइडलाइन है, आपको गाइड करते हैं अकाउंट्स में कैसे, कहीं अटक जाओ तो कैसे फॉलो करना चाहिए। सो गाइडलाइन टू प्रिपेयर अकाउंट्स और गाइडलाइन टू प्रिपेयर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इट प्रोवाइड सेट ऑफ गाइडलाइन टू फॉलो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट। ये आपको कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस दिए है कि कैसे अकाउंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, मतलब एक कंपनी को एज ए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या बनाना पड़ता है, तो बैलेंस शीट, पीएल, चेंज इन इक्विटी, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बनाती है, केवल पिछला साल से इक्विटी में कितना चेंज है उसका पूरा स्ट्रक्चर बना के देते हैं फॉर्मेट में। कैश फ्लो,
नोट्स टू अकाउंट्स, कुछ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन जो कंपैरेटिव एंड कॉमन सेंस चैप्टर आप पढ़े हो, और उसके अलावा कुछ और रिपोर्ट एज स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट या फिर जो डिपार्टमेंट में आप सबमिट करो वो जो डिपार्टमेंट आपसे मांगता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में, देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब बताओ, आपको पूछ सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त क्या क्या चीज बनाते हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो बैलेंस शीट है, पीएल है, पीएल को इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, चेंज इन इक्विटी है, कैश फ्लो है, नोट्स टू अकाउंट्स है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है जिसमें रेशियोज आ गया, कंपैरेटिव कॉमन साइज आ गया, रिपोर्ट्स है बहुत सारा जो गवर्नमेंट मांगते हैं आपसे या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट मांगते हैं जो आप बना के देते हैं उनके मांगने के हिसाब से। अब आता है बेसिक्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ज्ञानबाजी है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते वक्त आपको क्या बेसिस फॉलो करना चाहिए। आप ऐसे बनाओ कि आपका ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट हो। तो देखो पहला पॉइंट क्या लिखा, प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू एंड कंप्लायंस विथ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऐसे बनाओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता हो। गोइंग कंसर्न एंड अनसर्टेनिटी मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। आपका बिजनेस आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, बंद तो नहीं हो जाएगा ना, अनसर्टेनिटीज कितना है ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो आप बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे बनाओ जिसमें ये बात क्लियर कट समझ में आए कि बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा, तो बिजनेस में कहीं बंद होने का खतरा तो नहीं है ना। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एक्रूअल बेसिस, ये तो हम लोग भी जानते हैं, दो तरीके से अकाउंट बनता है, कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस। तो आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा एक्रूअल बेसिस पे बनाओ। कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर साल ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट्स रखो, बार बार फॉर्मेट्स मत बदलो, बार बार अपने प्रेजेंटेशन का तरीका मत बदलो, कंसिस्टेंसी फॉलो करो। मटेरियलिटी कंसेप्ट, जो बात बहुत ज्यादा मटेरियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, उसको अलग से क्लासिफाई करो, उसको अलग से नोट्स में मेंशन करो। सो मटेरियलिटी कंसेप्ट टू बी इम्प्लाइड एंड प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस। आपको प्रॉपर वे में क्लासिफाई करना पड़ेगा, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, इक्विटी एंड कैपिटल में शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर जो जो आइटम दिया आपका। सो आपको प्रॉपरली हर चीज का ब्रेकअप देना चाहिए, और जो बात बहुत मटेरियल है उसको पहले लिखो, जो बात लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको बाद में लिखो, छोटा मोटा आइटम है उसको अदर्स में डाल दो। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा और क्या बेसिस ध्यान में रखना है, नो ऑफसेटिंग ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एंड शुड रिपोर्ट सेपरेटली। एसेट लायबिलिटी को आपस में एडजस्ट मत कर दो, अगर एसेट अलग है लायबिलिटी अलग है दोनों को सेपरेट सेपरेट दिखाओ, दोनों को आपस में एडजस्ट मत कर दो। इन्फॉर्मेशन मस्ट बी इन कंपैरेटिव मैनर, इसीलिए हम लोग जब बैलेंस शीट पीएल बनाते हैं 2 साल का डेटा होता है उसमें, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ताकि कोई भी उसको इजीली कंपेयर कर सके। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग एनुअली होना चाहिए, हर साल अकाउंट्स बनाओ। कभी ऐसे नहीं हो कि इस बार 12 महीना का बनाए, अगली बार 15 महीना का अकाउंट बना दिए, उसके अगली बार 10 महीने का अकाउंट बना दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो जब अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो क्या क्या बात ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू हो, वहाँ गोइंग कंसर्न फॉलो हो रहा हो, एक्रूअल बेसिस पे अकाउंट बनाओ, कंसिस्टेंसी रखो अपने स्टेटमेंट्स में, मटेरियलिटी को सामने डिस्क्लोज करो, एसेट लायबिलिटी को आपस में ऑफसेट मत करो, कंपैरेटिव मैनर में डेटा प्रेजेंट करो, और इसको एनुअली बनाओ। जनरली सब एनुअली बनाते हैं। अब आता है देखो ये बैलेंस शीट और इंफॉर्मेशन इन बैलेंस शीट क्या क्या जाता है ये आपको पता है। ऑल हेड ऑफ शेड्यूल 3 टू बी शोन विथ नोट ब्रेकअप। बैलेंस शीट कैसे प्रेजेंट करते हैं, सारा हेड शो करते हैं शेड्यूल 3 का विथ प्रॉपर नोट्स एंड ब्रेकअप, जिसमें हम लोग को करंट एसेट, नॉन करंट एसेट का ब्रेकअप दिखाओ, एसेट लायबिलिटी का। देखो हम यहाँ पे मीनिंग भी लिख दिया, करंट का मतलब लेस देन ईयर, नॉन करंट मतलब मोर देन ईयर, आप जानते हो। इंपॉर्टेंट नोट्स जो होता है शेयर कैपिटल का, जैसे ऑथराइज शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, वो सब ब्रेकअप दिखाओ। प्रॉपर वे में रिजर्व एंड सरप्लस का ओपनिंग रिजर्व कितना था, इस साल कुछ राइट ऑफ हुआ है क्या, नया एडिशन हुआ है क्या, फाइनली क्लोजिंग रिजर्व कितना है, ये सब पूरा ब्रेकअप में दिखाओ। तो इंफॉर्मेशन इन बैलेंस शीट ये सब होना चाहिए आपका। रिजर्व एंड सरप्लस का ब्रेकअप, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी का ब्रेकअप, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी का ब्रेकअप। स्टेटमेंट ऑफ पीएल में क्या क्या जाना चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर रेवेन्यू, कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ, कितना एम्प्लॉय रिलेटेड खर्चा हुआ, कितना फाइनेंस कॉस्ट लगा, कितना डिप्रिसिएशन लगा, कितना अदर एक्सपेंस लगा, टैक्स कितना हुआ, ईपीएस कितना निकला। हेलो, हाँ बोलो। इसके अलावा हम लोग बोलते हैं अदर इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिखाते हैं। सब्सिडियरी कंपनी अगर तुम्हारा कोई है
तो तुमको हमेशा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। मतलब होल्डिंग सब्सिडियरी अगर हो, तुम होल्डिंग हो, तुम्हारा कोई सब्सिडियरी है, तो तुम अपना नॉर्मल अकाउंट्स तो बनाए हो अलग से, एक और अकाउंट्स बनाओ अलग से जिसमें सब्सिडियरी को अपने बुक्स में मिक्स करके एक दोबारा बैलेंस शीट पीएल बना के दिखाओ। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं उसको, जिसमें आपको कैश, इसके अलावा आपको कैश फ्लो बनाना पड़ेगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या देते हैं हम लोग, हम क्या अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर रहे हैं उसका मेथड बताना पड़ता है हमको। बहुत सारा अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बहुत सारा छोटा छोटा बात डिस्क्लोज करने बोलता है अलग से बैलेंस शीट पीएल के बाद भी, तो वो डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। कुछ कंटिंजेंट लायबिलिटीज वगैरह है उसको फुटनोट में देना पड़ता है। इसके अलावा अदर कोई ऐसा आइटम जो बैलेंस शीट पीएल कैश फ्लो में आप नहीं दिखा पाए लेकिन आपको लगता है ये शेयर होल्डर को जानना चाहिए, तो वो भी दिखाती हो। और स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आप सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए हो कि नहीं किए हो, इसका भी एक स्टेटमेंट देना पड़ता है। तो ये सब बात आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बता रहा है कि बैलेंस शीट में क्या क्या दिखाते हैं, पीएल में क्या क्या दिखाते हैं, आधे इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिखाना पड़ता है, नोट्स के बाद नीचे स्टेटमेंट्स में एक्सप्लेनेशन में क्या क्या देना पड़ता है। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 आखिरी बात क्या बताता है, कुछ एक्सेप्शन भी है। नॉट अप्लाई टू स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग विद IAS 34। हर कंपनी के ऊपर इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्लाइड नहीं होता। बड़ी बड़ी कंपनीज को 6 महीने के बाद भी अपना पीएल बैलेंस शीट थोड़ा सा बताना पड़ता है, इंटरिम रिपोर्ट्स भी देनी पड़ती है, लेकिन ये वो IAS 34 में बताया गया है, वो हर कंपनी पे अप्लाइड नहीं है। ये बात AS 1 बोला है, हर छोटा कंपनी पे ये अप्लाइड नहीं है कि उनको इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देना पड़ेगा। तो ये बात हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बताता है। तो देखो IAS 16 क्या बताता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक्चुअली में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, AS 10, जिसमें ये बात करता है, तो IAS भी वही बात करता है। PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर अकाउंट्स क्या बोलता है, फिक्स्ड एसेट को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, उसके बारे में क्या गाइडलाइन है। तो देखो यहाँ पे हम इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले, हम ऊपर एक नोट में दिया है। आप IAS 16 में डेफिनेशन पढ़ते हो, कुछ एक्सेप्शन पढ़ते हो, एसेट को कैसे बुक्स में रिकॉग्नाइज करे वो पढ़ते हो, कैसे उसका कॉस्ट कैलकुलेशन में क्या आना चाहिए क्या नहीं वो पढ़ते हो, कुछ मॉडल्स पढ़ते हो, और क्या क्या बात डिस्क्लोज करना जरूरी है वो पढ़ते हो। तो IAS 16 में आप सिर्फ 6 बातें पढ़ोगे। आइए फटाफट पहले डेफिनेशन का बात करते हैं। इंपॉर्टेंट बेसिस डेफिनेशंस। नंबर 1, बियरर प्लांट किसको बोलते हैं, यूज्ड इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूज फॉर मोर देन अ ईयर। वो बियरर प्लांट उसको बोलते हैं जो हम किसी प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में काम लेते हैं, जैसे ट्रैक्टर, उसको बोलते हैं बियरर प्लांट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम में 2 नंबर में पूछ सकता है। बियरर प्लांट किसको बोलते हैं, तो बोलोगे यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड विच इज यूज फॉर मोर देन अ ईयर। कैरिंग अमाउंट किसको बोलते हैं, अमाउंट ऑफ एसेट रिकॉग्नाइज आफ्टर डिडक्टिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी एक तरीके से तुम WDV बोल सकते हो इसको, वो वैल्यू जो तुम अपने बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद एसेट का दिखाते हो, इसी को बोलते हैं कैरिंग अमाउंट। थर्ड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कॉस्ट ऑफ द एसेट। क्या होता है, जितना अमाउंट ऑफ कैश आप पेमेंट किए या कैश इक्विवेलेंट में जो दियो, मान लो पैसा नहीं दिया लेकिन शेयर दियो कंपनी का, other consideration given to acquire asset at the time of acquisition or construction। एसेट खरीदते वक्त या बनाते वक्त आप जो जो चुकाए हो, एसेट का कॉस्ट चुकाए हो, कैश के इक्विवेलेंट कुछ दियो, कोई अदर कंसिडरेशन दिए हो जो कि एसेट को एक्वायर करने के लिए पैसा के अलावा भी कुछ दियो हो। मान लो एसेट के बदले में कोई एसेट दियो, सेकेंड हैंड एसेट दे के एसेट उठाए हो, होता है ना, ओल्ड मोबाइल फोन तो नया ले जाओ तो थोड़ा पैसा कम हो जाता है, लेकिन ओल्ड फोन का वैल्यू तो जोड़ना पड़ेगा ना नया फोन का वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त। तो यहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त 3 बातें ध्यान में रखनी है। एसेट को खरीदने का प्राइस कितना हो रहा है, अगर एक्चुअली में खाली कैश दे रहे हो तो, या फिर उसका फेयर वैल्यू या कैश इक्विवेलेंट कितना दे रहे हो, मतलब शेयर डिवेंचर्स अगर दे रहे हो वेंडर को तो एसेट के बदले में, या फिर और अदर कंसिडरेशन कुछ दे रहे हो एसेट को एक्वायर करने के लिए या बनाने के लिए, उसको भी कॉस्ट बोला जाता है। फेयर वैल्यू किसको बोलते हैं,
प्राइस दैट विल बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी। बड़ा मजेदार डेफिनेशन है। अगर आज हम ये एसेट बेचने जाएं तो हमको कितना प्राइस पे करना पड़ेगा उस एसेट को सेल, अगर हम उस एसेट को सेल करने जाएं तो कितना में बिकेगा, वो होता है उसका फेयर वैल्यू। आज अगर हम ये एसेट बेचने जाएं तो वो कितने में बिकेगा, ये होता है उसका सेल वैल्यू या फेयर वैल्यू। या फिर एसेट आप किसी को दे रहे हो कोई लायबिलिटी चुकाने के लिए, तो उस लायबिलिटी का जो वैल्यू है वो उस एसेट का फेयर वैल्यू बन जाता है। या तो एसेट को बेचने जा रहे हो तो उसका सेल वैल्यू उसका फेयर वैल्यू बन जाता है, और कोई लायबिलिटी के अगेंस्ट में कोई एसेट किसी को हैंडओवर कर रहे हो, मान लो सिक्योरिटी के रूप में रखे थे एसेट को, अब वो लायबिलिटी चुका नहीं पा रहे हो आप, तो एसेट उसको दे रहे हो, तो फिर वो लायबिलिटी का जो वैल्यू होगा वो एसेट का फेयर वैल्यू बन जाएगा। तो ये होता है फेयर वैल्यू, आज कितना में बिकेगा, या लायबिलिटी के रिप्लेसमेंट में अगर दे रहे हैं तो लायबिलिटी का वैल्यू क्या है मेरा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो इस एएस का नाम भी है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नॉर्मली सब जानते हो इसका मतलब, बस बुक में लिखा था तो हम लिख दिए। हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर रेंटल एक्सेट्रा। हम एसेट को हेल्ड कर रहे हैं यूज करने के लिए, कुछ प्रोडक्शन के लिए, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करने के लिए, या भाड़ा पे देने के लिए। ये सब मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहलाता है। फॉर मोर देन अ ईयर, ऑब्वियस बात है क्योंकि हम लोग सारा लॉन्ग टर्म का बात कर रहे हैं। कोई भी आइटम जो हम प्रोडक्शन के लिए या गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई के लिए या भाड़ा देने के लिए अपने पास रखते हैं, वो मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहलाता है। एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रिकवरेबल वैल्यू किसको बोलते हैं, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस वैल्यू इन यूज, मतलब डेप्रिसिएशन। आज के दिन अगर इस एसेट का बाजार में सेल वैल्यू 10 लाख है, बेचने का हमको 1 लाख कमीशन भी देना पड़ेगा ब्रोकरेज, और आज इस एसेट का डेप्रिसिएशन भी है 2 लाख, तो मेरा फेयर वैल्यू कितना होगा। आई रिपीट माई एग्जाम्पल, एक एसेट है जिसका वैल्यू 10 लाख है, उसको आज बेचने जा रहे हैं तो 10 लाख में बिकेगा। हमको एक आदमी को उसके लिए ब्रोकर रखना पड़ा, वो ब्रोकर 1 लाख लेगा, और इस एसेट का आज के दिन डेप्रिसिएशन 2 लाख है, तो मेरा रिकवरेबल वैल्यू कितना होगा, मतलब मेरी जेब में कितना आएगा अल्टीमेटली 10 लाख माइनस 1 लाख माइनस 2 लाख। सो फॉर्मूला क्या बना, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस वैल्यू इन यूज। ऐसे ही तो निकालते थे एसेट का प्रॉफिट या लॉस, रिकवरेबल वैल्यू। कोई को डाउट है इस पे, नहीं है तो हम आगे बढ़ेगा, ठीक है। रेसिडुअल वैल्यू किसको बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू को। आज के दिन वो कूड़ा का भाव में, भांगड़ी के भाव में कितना में बिकेगा, उसी को बोलते हैं रेसिडुअल वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू और सेल वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ द लाइफ, लाइफ खत्म होने के बाद वो कितना का भाव में बिक रहा है, उसको स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू बोलते हैं। यूजफुल लाइफ, ये आपको पता ही है, पीरियड फॉर विच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज। एक्सपेक्टेड, एक्चुअली तो कोई नहीं समझ सकता कि 10 साल टिकेगा कि नहीं टिकेगा, आज कैसे डिसाइड कर सकते हो कि 10 साल टिकेगा नहीं टिकेगा, तो एक्सपेक्टेड का बात करते हैं। हाँ, एक और है यूजफुल लाइफ का डेफिनेशन निकालने का। अगर आप लाइफ नहीं समझ सकते हो उसका, तो ये समझो वो कितना यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद वो एसेट बेकार हो जाएगा। जैसे जीरोक्स मशीन वगैरह के ऊपर लिखा रहता है कि 1 लाख कॉपी निकालने के बाद इस एसेट को स्क्रैप में भेज दो, उसका काम नहीं होगा फिर, या 10 लाख प्रिंट आउट्स के बाद। तो नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब से भी उसका यूजफुल लाइफ डिसाइड होता है कि वो कितना यूनिट प्रोड्यूस करके दे सकता है, तो कितना साल चलेगा या कितना यूनिट प्रोड्यूस करके दे सकता है, जो आपका एक्सपेक्टेशन है उसको यूजफुल लाइफ बोलते हैं। किस प्रोडक्ट को हम पीपीई नहीं मानेंगे, प्रोडक्ट प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं मानेंगे, किस आइटम को, अगर हम उसको बेचने के लिए खरीद के ला रहे हैं तो ऑब्वियस बात है फिर वो मेरा पीपी नहीं है। उसको हम बायोलॉजिकल एसेट मान रहे हैं, बायोलॉजिकल एसेट मतलब थोड़ा केमिकल वेमिकल टाइप का एसेट, या फिर मिनरल राइट्स एंड मिनरल रिजर्व्स, आपको जो राइट्स रिजर्व्स मिलता है, पेटेंट्स वगैरह, उनको पीपीई नहीं माना गया। तो 3 आइटम को पीपीई नहीं माना गया, हेल्ड फॉर सेल, बायोलॉजिकल एसेट, मिनरल राइट्स एंड मिनरल रिजर्व्स, इन तीनों को पीपीई नहीं माना गया। रिकॉग्निशन ऑफ एसेट, आपको हमेशा एक चीज अपने बैलेंस शीट में, बड़ी बड़ी कंपनीज ये करती है, एसेट का वैल्यू तो लिख के रखी है, उसके अलावा उसको रिकॉग्नाइज, वैल्यू रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कितना है, उसका एक रिलायबल मेजरमेंट निकालते हैं। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कितने हैं, अगर मान लो मेरा एक एसेट 10 लाख का है, डेप्रिसिएट होते होते तो 6 लाख का हो गया,
लेकिन हमको पता है इसका अभी भी फ्यूचर बेनिफिट 12 लाख तक का है, तो हमको उसको 12 लाख पे लिखना चाहिए। या फिर उसका आज के दिन में फ्यूचर बेनिफिट केवल 2 लाख का है, तो हमको 2 लाख लिखना चाहिए। तो हमको उसका फ्यूचर बेनिफिट कितना बचा है उसको देखते हुए उसका वैल्यू को चेंज करना चाहिए। अब आता है एसेट का कॉस्ट निकालते वक्त क्या क्या ऐड करते हैं और क्या क्या लेस करते हैं। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मीन्स एसेट वैल्यू इंक्लूड्स परचेज प्राइस, तो इंक्लूड करोगे ऑब्वियसली। इंपोर्ट ड्यूटी दे रहे हो वो भी ऐड करोगे, कोई डिस्काउंट मिल रहा है या रिबेट मिल रहा है वो माइनस कर लो, फ्रेट ऐड करोगे, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड करोगे, इंश्योरेंस ऐड करोगे। एक एसेट का जब बुक्स में कॉस्ट रिकॉर्ड करते हो, परचेज प्राइस तो लोगे ऑब्वियसली, 10 लाख का मशीन खरीदे हो, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा 1 लाख तो 11 लाख लिख लो। डिस्काउंट मिला था 50,000 का तो 10 लाख 50,000 हो गया। फ्रेट, इंस्टॉलेशन, इंश्योरेंस मिला के 1 लाख दिए थे तो 11.5 लाख एसेट का वैल्यू हो गया। एनी कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन टू कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग, इनके अलावा ऐसा कोई भी खर्चा किए हो जो एसेट को उसको यूज में लाने के लिए लगेगा, वो खर्चा नहीं करोगे तो वो फिर वो एसेट काम नहीं आएगा, तो फिर उसको भी कॉस्ट में इंक्लूड करो। एंड कॉस्ट फॉर डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द आइटम फ्रॉम साइट लोकेटेड, अगर एक साइट से उठा के दूसरा साइट पे लेके जा रहे हो, उसको वहां से डिसमेंटल करके दूसरा जगह इंस्टॉल करने का खर्चा लगा, वो भी एसेट में ऐड करो। तो ये सब चीजें हम लोग एसेट के कॉस्ट में ऐड करते हैं। क्लियर है ये? कोई डाउट है? नो सर। हम लास्ट पेज पे आ रहे हैं इस नोट्स के। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, कई एक और आइटम है जो एसेट का कॉस्ट में ऐड होता है, जैसे एम्प्लॉय कॉस्ट। अगर एसेट को बनाने के लिए कोई वेजेस लगा है, लेबर का चार्ज लगा है तो वो भी ऐड करो। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, एसेट को लगाने के लिए साइट को रेडी करना पड़ा, जैसे हेलीकॉप्टर बनाए आप और हेलीकॉप्टर को रखने के लिए हेलीपैड बनाना पड़ा, तो साइट प्रिपरेशन का जो खर्चा लगा वो भी एसेट के पार्ट में मानो। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट, अगर कोई रिसर्च करना पड़ा उस एसेट को बनाने के लिए तो टेस्ट करने पड़े बहुत सारे, तो वो भी कॉस्ट जोड़ो। प्रोफेशनल फीस, किसी एक्सपर्ट का आइडिया लेना पड़ा वो भी फीस लिया अपना, तो वो भी जोड़ो। तो ये सब चीजें भी हम एसेट के वैल्यू में ऐड करते हैं। क्या क्या नहीं ऐड करते हैं वो नीचे बोला, कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड। एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशनल कॉस्ट नहीं ऐड करते। स्टाफ को ट्रेनिंग देना पड़ा एसेट को चलाना सीखने के लिए, वो नहीं ऐड करते। एसेट को मेंटेन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट देना पड़ा, वो भी नहीं ऐड करते। कॉस्ट नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू प्रोडक्शन और परचेज, वो भी नहीं ऐड करते। तो ये सब चीजें ऐड नहीं करते। और ऊपर जो लिखा था वेजेस, साइट को बनाना, इंस्टॉलेशन, असेंबली, हैंडलिंग कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट, प्रोफेशनल फीस, ये सब ऐड करते हैं। अब एक बड़ा मजेदार कॉस्ट होता है, कुछ कुछ एसेट ऐसे होते हैं जो सेल्फ जनरेट होते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, कैसे वैल्यू करेंगे? सेम एज एक्वायर्ड एसेट। अगर वो अपने आप एसेट बन गया है तुम्हारा, तो मान लो जैसे खरीद के लाते तो उसका वैल्यू बाजार में क्या पड़ता, वही वैल्यू तुम उस एसेट का मान लो। अब आते हैं कुछ मॉडल्स है, आखिरी क्वेश्चन इस एएस का। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मॉडल्स, कुछ मॉडल दिए गए आफ्टर इनिशियल ईयर्स, कुछ ईयर्स के बाद कैसे हम लोग एसेट का वैल्यू को बुक्स में मेंटेन करते हैं। पहला मॉडल दिया कॉस्ट मॉडल, मतलब कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट। एसेट का डिप्रिसिएशन हुआ, इम्पेयरमेंट हुआ, वो माइनस कर देते हैं कॉस्ट से। दूसरा मॉडल होता है डिप्रिसिएशन मेथड, जो आप जानते ही हो, SLM, WDV, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ये सब फॉलो करते हो। स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर परसेंटेज नहीं दिया हो तो डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हो? स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर परसेंटेज नहीं दिया हो तो डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हो? बोलो। सर उसका हमेशा 10% मानते हैं सर। नहीं, कभी नहीं। तब आपको हाँ बोलो एक बार आप वापस बोलो। स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिया हो तो कैसे डिप्रिसिएशन निकालते हैं? सर कितना नंबर ऑफ ईयर यूज किया वो दिया, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर करके निकालेंगे। सही बात है। देखो हम फॉर्मूला लिखे भी है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द एसेट। ये आप लोग किए भी हो जब डिप्रिसिएशन चैप्टर सॉल्व करते थे 11 में। हाँ सर। या सेमिस्टर 1 में, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द एसेट।
10 लाख में लाए थे, ये भांगड़े के भाव में 1 लाख में बिकेगा और 10 साल ये एसेट टिकने वाला है, तो 10 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 साल, मतलब 90,000 एवरी ईयर डिप्रिसिएशन होगा। ठीक है आयुष? हाँ सर। तो दो मेथड है, एक है कॉस्ट मॉडल और एक है डिप्रिसिएशन मेथड मॉडल। अब आता है चॉइस ऑफ मेथड, कौन सा चूज करें सर? SLM चूज करें, WDV चूज करें? अच्छा, डिप्रिसिएशन का एक और मेथड बताया है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से। मान लो एक एसेट लाए, तुमको पता है वो 10 लाख यूनिट बनाने के बाद खराब हो जाएगा, तो इस साल अगर 2 लाख बना तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 2 लाख कर लो। अगले साल 3 लाख यूनिट बनाए तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 3 लाख कर लो। तो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से भी डिप्रिसिएशन निकाल सकते हो। चॉइस ऑफ मेथड क्या है तुम्हारे पास? जो मेथड तुमको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट सही से दे, तुम्हारा एसेट के हिसाब से, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, वो मेथड चूज कर लो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कौन सा मेथड चूज करना है, या ये भी नहीं है कि तुम कोई गलत मेथड चूज करोगे तुमको फाइन पेनल्टी लग जाएगा, कुछ नहीं है, तुमको अपने हिसाब से चूज करना है जो मेथड तुमको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दिखाई दे तुम्हारा। हाँ, एक बात जरूर बोला, depreciation method must be reviewed annually and if pattern of consumption benefit changes then method to be changed। आपको हर साल रिव्यू करना पड़ेगा आपका डिप्रिसिएशन का मेथड ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपका पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन बदल रहा है, ये एसेट तो जल्दी खत्म हो जाएगा, तो फिर आपको मेथड भी चेंज करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन टू बी चार्ज टू PL, ये तो सब जानते हो। डिप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफर करोगे? PL में, अनलेस इट इज इंक्लूडेड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ अनदर एसेट, वो अलग बात हो गया, ये वाला पॉइंट इग्नोर करो। जनरली आप ये बोलो कि डिप्रिसिएशन कहाँ भेजते हैं? PL में। डिप्रिसिएशन बिगिन व्हेन एसेट अवेलेबल फॉर यूज एंड कंटिन्यू टिल एसेट डी रिकॉग्नाइज्ड। आप एक एसेट ना जनवरी में खरीद के लाए थे, यूज करना अप्रैल से स्टार्ट किए, तो डिप्रिसिएशन अप्रैल से चार्ज करोगे कि जनवरी से? जनवरी से। नहीं, पहली बार जब एसेट खरीद के लाते हो, सेम ईयर में अगर यूज ऑफ मंथ अलग अलग है, तो फिर आप जिस दिन से एसेट यूज करना चालू करते हो उस दिन से डिप्रिसिएशन क्लेम करते हो। ये नया बात सीखो। अगर हम एसेट को खरीद के लाए 1 जनवरी को, मान लो मेरा जनवरी टू दिसंबर कैलेंडर ईयर है, हम एसेट को खरीद के लाए जनवरी में, यूज करने लगे अप्रैल में, मतलब हम उसी ईयर में, सेम ईयर में बात हो रहा है। अगर ईयर बदल गया तब फिर पूरा साल का डिप्रिसिएशन लगाओगे, लेकिन अगर सेम ईयर में यूज और परचेज डेट अलग अलग है, तो जिस दिन से यूज करने लगो उस दिन से आप डेफिनेशन सॉरी जिस दिन से अवेलेबल हो जाए, हाँ मनीष करेक्ट हो, जिस दिन से अवेलेबल हो जाए उस दिन से डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे। सो डिप्रिसिएशन बिगिन व्हेन एसेट अवेलेबल फॉर यूज। अब यूज कब से करने लगे उससे मतलब नहीं है। मेरा बात गलत हो गया, बहुत रॉन्ग वे में बोल गया। एक्चुअली में जिस दिन एसेट अवेलेबल हो गया वहीं से डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, और जिस दिन तक एसेट अवेलेबल टू यूज है उस दिन तक आप उसको डिप्रिसिएशन करते हो। क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ एसेट कैन नॉट एक्सीड कैरिंग अमाउंट। तुम्हारे एसेट का वैल्यू कभी भी कैरिंग अमाउंट से एक्सीड नहीं कर सकता। इम्पेयरमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 36 में लिखा हुआ है, आप लोग इस सिलेबस में नहीं है, बट इसके लिए 2 लाइन जानना बहुत जरूरी है। देखो, हम लोग एक बात बोलते हैं, जनरली एसेट का वैल्यू कम होता है, हम लोग क्या बोल के लिखते हैं उसको? डिप्रिसिएशन। हाँ, नॉर्मली हम लोग सब जानते हैं एसेट का वैल्यू घटता है, हम लोग उसको डिप्रिसिएशन बोल के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। बट कभी कभी डिप्रिसिएशन के अलावा एसेट का कोई ऐसा रीजन होता है जो बहुत तेजी से उसका वैल्यू कम कर दिया इस बार, या उसका वैल्यू बढ़ा दिया वो इस बार। कोई ऐसा कुछ घटना घटा कि तुम्हारे एसेट का वैल्यू बढ़ गया बहुत ज्यादा, या बहुत ज्यादा वैल्यू गिर गया, इसको भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। डिप्रिसिएशन के अलावा अगर एसेट का वैल्यू घट रहा है या बढ़ रहा है उसको इम्पेयरमेंट बोलते हैं। इम्पेयरमेंट, हाँ इम्पेयरमेंट मतलब 2 चीज रिकॉर्ड होता है एसेट का, डिप्रिसिएशन भी, और अगर कोई रीजन, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, तुम एक एसेट खरीद के लाए थे, तुमको लगा था 10 साल चलेगा, तुम हर साल 1-1 लाख करके डिप्रिसिएशन कर रहे थे, 4 साल बीत गया, तुम्हारे हिसाब से 4 लाख का डिप्रिसिएशन हुआ, अभी भी 6 लाख का एसेट बचा है। हाँ। लेकिन अचानक ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट बोला है 1 साल बाद उस एसेट को, 2 साल के बाद हम उस एसेट को बैन कर देंगे, 2 साल का तुमको टाइम दिए। अब तुम डिप्रिसिएशन तो नॉर्मली बुक कर ही रहे थे, लेकिन ये अचानक वैल्यू फ्लक्चुएट, जैसे हम एग्जांपल भी दे देते हैं, या अभी भी अगर आप लोग बजट पढ़े हो तो गवर्नमेंट बोला है ना 15 साल से ऊपर जो कमर्शियल व्हीकल हो गया यूज करते हैं उसको स्क्रैप करेंगे, और अगर तुम्हारा पर्सनल एसेट है, गाड़ी है, गाड़ी कार के लिए बोला गया, अगर 20 साल से ऊपर का कार हो गया तो उसको भी स्क्रैप में डालेंगे।
देखिए ये बजट में। हाँ सर। हाँ, तो ये क्या है, तुम्हारा अगर ट्रक वगैरह कमर्शियल व्हीकल है और 15 साल से ऊपर हो गया, तुम तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन किए जा रहे थे उस पर। अब अचानक वो गवर्नमेंट बोला है कि हम 2 साल का टाइम देंगे लोगों को, उसके बाद पूरा पॉलिसी आएगा, 1 साल का टाइम देंगे कि 2 साल का टाइम देंगे, और तुमको इसको या तो लाइसेंस या तो इसके बाद क्वालिटी चेक करा के प्रूफ लेना पड़ेगा कि एसेट का क्वालिटी ठीक है, और नहीं तो फिर तुम्हारे को स्क्रैप में डालना पड़ेगा। और अगर तुम्हारा प्राइवेट कार है तो 20 साल के लिए, अगर 20 साल से ऊपर हो गया कार को यूज़ करते हुए, और अगर तुम्हारे पास क्वालिटी वाला एश्योरेंस सर्टिफिकेट तुमको मिल जाता है कि हाँ गाड़ी का क्वालिटी अभी भी अच्छा है, तो ठीक है, वरना उसको स्क्रैप में डालना पड़ेगा। अब मान लो तुम्हारा एसेट 18 साल का हुआ है, तुम्हारा प्राइवेट कार 18 साल हो गया यूज करते हुए, तुमको तो समझ में, तुमको क्वालिटी सर्टिफिकेट भी तुमको समझ में आ गया, मिलेगा नहीं, ये गाड़ी का जब क्वालिटी चेक कराने जाएंगे तो बोलेगा इसको भांगड़े में डाल दो, तब तुम क्या करोगे, उसका इम्पेयरमेंट करोगे। दूसरा इम्पेयरमेंट, तो देखो यहाँ पे इम्पेयरमेंट का मतलब बताया, सम ऑफ फ्यूचर एस्टिमेट कैश फ्लो इज लेस देन बुक वैल्यू, तुम्हारा बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा उसका फ्यूचर कैश फ्लो बहुत कम है, इसी को बोलते हैं इम्पेयरमेंट करना। बढ़ता भी है घटता भी है, दोनों होता है दोनों। बुक वैल्यू और कैरीड वैल्यू शेल नॉट बी मोर देन रिकवरेबल वैल्यू, ये बात हमेशा ध्यान रख लेना। तुम्हारा बुक वैल्यू या आज के दिन जो कैरीड वैल्यू है उसका बुक्स में, वो कभी भी रिकवरेबल वैल्यू से ज्यादा नहीं होगा। अगर रिकवरेबल वैल्यू से ज्यादा है तो इम्पेयरमेंट करो। तुमको रिकवरी होगा 6 लाख, तुम बुक्स में दिखा के रख एसेट को 9 लाख का, क्या फायदा है वो 9 लाख दिखा के? क्या करना चाहिए, किस पे रिकॉर्ड करना चाहिए? बुक का वैल्यू 6 लाख है, सॉरी बुक का वैल्यू 9 लाख है, रिकवरेबल वैल्यू 6 लाख है आज के दिन में, तो उसको बुक्स में भी 6 लाख पे ले आना चाहिए। 6 लाख पे लेंगे तो 3 लाख जो अचानक से घटाओगे उसको डेप्रिसिएशन तो बोलोगे नहीं, इम्पेयरमेंट बोलोगे। ये एक नया चीज सीखी आप लोग अभी। हाँ सर। रिकवरेबल वैल्यू का फॉर्मूला हम पहले भी बोल चुका है, फेयर वैल्यू या वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। रिकवरेबल वैल्यू का मतलब होता है फेयर वैल्यू या फिर वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। लास्ट पेज पे आते हैं, रीवैल्यूएशन मॉडल। एसेट को टाइम टू टाइम रीवैल्यू भी करना पड़ता है, पार्टनरशिप अकाउंट में पढ़े थे वही चीज है ये, सेम लॉजिक ऑफ पार्टनरशिप रीवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनरशिप में जो बनाते थे रीवैल्यूएशन अकाउंट सबको याद है, एसेट बढ़े तो एसेट टू रिवैल्यूएशन, एसेट घटे तो रिवैल्यूएशन टू एसेट। यहाँ पे लायबिलिटी का बात नहीं करेंगे, सिर्फ एसेट की बात करना है। तो वो सेम लॉजिक आपको हमेशा बुक्स में करते रहना पड़ता है। रिडक्शन और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट आपको बुक में करना पड़ेगा, और इससे जो नेट सरप्लस आएगा या नेट लॉस आ रहा है तो उसको कहाँ ट्रांसफर करोगे? पीएल में। सारा लॉस और पीएल का प्रॉफिट कहाँ भेज देते हो? पीएल को। हाँ, तो अगर आप एसेट को रीवैल्यू करते हो, बढ़ जा रहा है वैल्यू तो फायदा हो रहा है, पीएल में भेज दो। अगर कम हो जा रहा है वैल्यू रीवैल्यू करने के बाद तो लॉस हो रहा है तो पीएल में भेज दो। एक एसेट को बुक से रिटायरमेंट कब करें, यानी डी रिकॉग्नाइज कब करें? तो डी रिकॉग्नाइज दैट मींस रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल, रिमूवल ऑफ एसेट फ्रॉम बैलेंस शीट। पहला बात क्या करोगे, बुक से उसको हटाओगे। कब हटाओगे? व्हेन विथड्रॉन फ्रॉम यूज। अब एसेट यूज ही नहीं कर रहे हो, पड़ा है तुम्हारे पास वो गाड़ी, लेकिन तुम्हारे कोई काम नहीं लग रहा, वो गाड़ी इतना खटारा हो चुका है कि अब कोई काम नहीं आएगा। क्या करोगे उसको बुक से? हटा देंगे, हटाओगे। और नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, या फिर इसका कोई फ्यूचर बेनिफिट है भी नहीं, ये उल्टा तुमको कोई, तुम किसी भांगड़ी वाले को बोलोगे तो बोलेगा बाबू इसको उठा के ले जाने का एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। उसको बुक से अब हटाओ, और ये सब करने का जो गेन और लॉस होगा वो भी पीएल में ट्रांसफर करो, मतलब इम्पेयरमेंट भी पीएल में ही जाते हैं। हाँ। अब लास्ट बात, एसेट से रिलेटेड तुमको बैलेंस शीट में या उसके अलावा नोट्स में क्या क्या बात डिस्क्लोज करना पड़ता है। तुम्हारा अकाउंटिंग पॉलिसी क्या फॉलो हो रहा है वो डिस्क्लोज करना पड़ता है। क्या मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन है, कौन सा तुम मेजरमेंट का बेस यूज करो, यूजफुल लाइफ कितना है, डिप्रिसिएशन का रेट कितना है, तुम्हारा बुक्स का ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कितना है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितना है बिगिनिंग से लेकर एंड तक, इम्पेयरमेंट वैल्यू कितना बन रहा है इस साल, कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी तुम चेंज कर रहे हो, प्लेज और या सिक्योरिटी कहीं गिरवी रख रहे हो एसेट को तो वो भी नोट्स में मेंशन करो कि मेरा ये वाला एसेट गिरवी रखा हुआ है। तभी याद है लीज ऑल लैंड एंड फ्री होल्ड लैंड वर्ड पढ़ते थे, याद है ये दो वर्ड किसी को? लीज होल्ड लैंड एंड फ्री होल्ड लैंड। फ्री होल्ड लैंड मतलब ये लैंड मेरा एसेट है, कहीं गिरवी नहीं है,
और लीज ऑन लैंड मतलब ये लैंड मेरा ही एसेट है लेकिन गिरवी पर रखा लीज हुआ पे। है। तो नाम के आगे ये मेंशन कर देना पड़ता है ताकि कोई लीज। बैलेंस शीट रीड करे तो उसको पता चल जाए कंपनी का कितना एसेट गिरवी रखा हुआ है। हम्म, किस दिन तुम रीवैल्यू किए एसेट को, कौन सा मेथड से रीवैल्यूएशन किए, तुम्हारे एसेट लायबिलिटी का फेयर वैल्यू कितना है, कैरिंग अमाउंट कितना है एसेट का, तुम्हारा वैल्यूएशन का बेसिस क्या था, कोई इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को अगर तुम बुलाए थे। अब होता है ना ज्वेलरी को या बिल्डिंग को तुम कैसे वैल्यू करोगे, तुम तो एक नॉर्मल अकाउंटेंट हो, तुम बिल्डिंग का वैल्यू देख के बता पाओगे क्या? बोलो, बता पाओगे कि नहीं? नहीं बता पाओगे। तो इसके लिए तुमको इंडिपेंडेंट वैल्यूअर लाना पड़ेगा जो एक्सपर्ट है एसेट का, लैंड का या बिल्डिंग को चेक करके उसका वैल्यू बताने में। जैसे गोल्ड वाले होते हैं, वो गोल्ड को चेक करके बताते हैं असली कितना नकली कितना, हीरा को देख के पढ़ने वाले एक्सपर्ट्स। तो तुम्हारे एसेट, कोई एसेट अगर ऐसा है जिसका तुम वैल्यू खुद नहीं कर सके तो एक्सपर्ट क्या राय दिया वो भी नोट्स में डिस्क्लोज कर दो। तो ये कुछ एक डिस्क्लोजर है जो हमको देना पड़ता है। एग्जाम में आपको इस चैप्टर से डिस्क्लोजर्स पूछ सकता है, रीवैल्यूएशन का मॉडल्स पूछ सकता है, मेथड बताओ रीवैल्यूएशन का, इम्पेयरमेंट का मतलब पूछ सकता है, मेजरमेंट का मॉडल क्या फॉलो होता है वो पूछ सकता है। इसके अलावा तुमको ये कुछ एक डेफिनेशन पूछ सकता है, यही सब पूछ सकते हैं इस चैप्टर में।